हेलो फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शंस है उराव, हो, गोंड, कोल। जो घुमकरिया है या उराव जनजाति की सामाजिक संस्था है। इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? हमारे ऑप्शंस है प्लूटो, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो पृथ्वी से जो सर्वाधिक निकटतम ग्रह है वह शुक्र है, जो कि इस विकल्प में दिया ही नहीं गया है। तो उसके बाद में देखेंगे शुक्र के बाद में दूसरा सर्वाधिक नजदीक ग्रह पृथ्वी के कौन है? तो वो दूसरा सर्वाधिक नजदीक ग्रह मंगल है। तो इस प्रकार बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सन 1937 में की गई। तो आइए अब विकल्पों को देखते हैं। इसमें विकल्प दिया है भारत परिषद अधिनियम 1961, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने चूंकि पहले जाना कि जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसका प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया और इसकी स्थापना 1937 में हुई। लेकिन दिए गए विकल्पों में 1935 दिया ही नहीं गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन है हमारे भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो राज्य और केंद्रीय सरकार को जो प्राधिकार प्राप्त होता है वो भारत के संविधान से प्राप्त होता है। तो ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, चीन में। तो सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुई। ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा की बैठकों में उपस्थित रहता है? हमारे ऑप्शंस है भारत का महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लोक लेखा समिति क्या है। ये लोक लेखा समिति जो है इसकी स्थापना की बात सन 1919 में ही भारत शासन अधिनियम में की गई, लेकिन इसकी स्थापना 1921 में हुई। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं, जिसमें जो 15 होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी होती है? 22 होती है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। जो 15 सदस्य होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या 22, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। और ये भारत की सबसे प्राचीन समिति है, यानी प्राचीनतम है ये। और इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन की भी संज्ञा दी जाती है और इसका काम सरकार के खर्चों की लेखाओं की परीक्षा करना होता है। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये लोक लेखा समिति के मित्र एवं मार्गदर्शक कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं ये संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं और इन्हीं को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक भी कहा जाता है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इन्हें कैग भी कहा जाता है। और वर्तमान में भारत के कैग जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त आयोग। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्र एवं राज्य के बीच में वित्तीय विवादों के निपटारे से संबंधित है या कौन सी संस्था है जो वित्तीय विवादों का निपटारा करती है। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं वित्त आयोग से, चूंकि वित्तीय विवाद से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि केंद्र एवं राज्य के बीच में कोई भी विवाद हो उसको वित्त आयोग या कोई अन्य संस्था उसका निपटारा नहीं करती है। उसका निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो ये है। वित्त आयोग का काम केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्त का बंटवारा करना है, ना कि वित्त विवाद का निपटारा। और ये जो वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। ये आर्टिकल 280 के तहत वर्णित है संविधान में। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन आर्टिकल 124 में किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का प्रावधान करता है? ऑप्शन है हमारे 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। तो इसमें पूछा गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का प्रावधान जो है वो कौन सा अधिनियम करता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम जीएसटी कहते हैं, जिसका संक्षिप्त रूप जीएसटी है। तो जीएसटी के बारे में पूछा गया है, तो हम सबसे पहले जीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जीएसटी है ये सर्वप्रथम जो लागू हुई पूरे विश्व में, ये फ्रांस में लागू हुई। और भारत की जो जीएसटी है वह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी जो अधिनियम लाया गया वह 119 संविधान संशोधन के तहत लाया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम लाया गया। और यह अधिनियम जो लागू हुआ यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और भारत में असम जो था वो पहला राज्य बना था जीएसटी को लागू करने वाला। और भारत में जो जीएसटी लाई गई वो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लाई गई। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है जीएसटी से रिलेटेड कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसका प्रारंभ विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में किया गया। और भारत की जो जीएसटी है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जो जीएसटी लाया गया वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लाया गया। और इस जीएसटी को लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और असम जो था वो पहला राज्य जीएसटी को लागू करने वाला बना। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी भारत में लाई गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीन की संसद जानी जाती है? हमारे ऑप्शन है नेशनल असेंबली, नेशनल पीपल कांग्रेस, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। तो जो चीन की संसद है उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जानते हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं? हमारे ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। जो फूलों का अध्ययन है इसे एंथोलॉजी कहा जाता है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ईस्ट और मशरूम है? ऑप्शन है हमारे शैवाल, नग्न बीजी या विकृत बीज, फफूद, गांठदार जड़ें। तो ईस्ट और जो मशरूम है यह एक फफूद के उदाहरण है, यानी ये फंगी हैं या कवक हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है? हमारे ऑप्शन है तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में। तो ओरोबैंकी खरपतवार जो है या साधारणतः जो पाया जाता है वह तंबाकू के खेत में पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ये है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है फल, तना, जड़, फूल की कली। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। इस प्रकार से डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है हमारे विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सूक्ष्मजीव ऐसा है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जिसका प्रयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। अगला प्रश्न, सूरजमुखी किस कुल का पौधा है? ऑप्शन है हमारे एस्टरेसी, कुकुरबिटेसी, लेग्यूमिनेसी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सूरजमुखी है वह एस्टरेसी कुल का पौधा है। ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन है हमारे वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़, व्योमाकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता। तो इसका जो सही विकल्प है वो वनोन्मूलन है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है? ऑप्शन है हमारे विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। अगला प्रश्न है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को, 2 मार्च को। तो वेटलैंड दिवस है या आर्द्र भूमि दिवस या प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको मनाने का कारण है कि 1971 में रामसर समझौता हुआ था जो कि 2 फरवरी को ही हुआ था। और जो रामसर है यह ईरान की एक जगह है। तो इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस
मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 में रामसर समझौता हुआ था। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। हमारे ऑप्शंस हैं ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वह ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत का अवक्षय भी है और प्रदूषण भी है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह डी है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? ऑप्शंस है हरित गृह गैसें, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, संकटग्रस्त प्रजाति। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? हमारे ऑप्शंस हैं हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में, देहरादून में। तो जो वन अनुसंधान संस्थान है यह देहरादून में है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प डी है। अगला प्रश्न, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? ऑप्शंस है चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, गांधीनगर। जो सुल्तान बर्ड सेंचुरी है यह गुड़गांव में स्थित है और गुड़गांव जो है वह हरियाणा में है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। अगला प्रश्न, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? हमारे ऑप्शन है 1968 में, 1970 में, 1992 में, 1994 में। तो भारत में जो हाथी परियोजना है इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? हमारे ऑप्शन है रक्ताल्पता, हीमोफीलिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का जो मापन है वो मधुमेह के प्रबंधन के लिए आवश्यक है या लाभदायक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प सी है। अगला प्रश्न है प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है? ऑप्शन है हमारे बुलेटिन बोर्ड, माइक्रो प्रोजेक्टर, पोस्टर, मुद्रित सामग्री। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण जो है वो माइक्रो प्रोजेक्टर है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।